नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ममता और मोदी भारतीय राजनीति के ये दो ऐसे दिग्गज खिलाड़ी हैं जिन्हें हरा पाने की कोशिशें बहुतों ने की, लेकिन कोई हरा नहीं पाया। तभी तो देखिए, आज पीएम मोदी देश के सिंहासन पर हैं और दूसरी तरफ ममता बनर्जी बीते 12 सालों से बतौर मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में सरकार चला रही हैं। लेकिन तब क्या होगा जब राजनीति के यही दो महारथी आमने सामने होंगे? आपने ठीक समझा, हम बात कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की, लोकतंत्र का सबसे बड़ा महोत्सव, जिसमें जनता द्वारा देश की सरकार चुनी जाती है। सिर्फ 6 महीने तक ही मोदी सरकार चलेगी। मोदी आज हैं लेकिन कल चले जाएंगे, ऐसी भविष्यवाणी करने वाली कोई और नहीं बल्कि ममता बनर्जी है। कहते हैं कि पीएम मोदी के धुर विरोधियों में बंगाल की यही दीदी हमेशा टॉप पर रहती है, क्योंकि पीएम मोदी को घेरने का वो एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं। लेकिन यही राजनीतिक विरोध उनके निजी जीवन में कहीं नहीं दिखता है। इस बात का जिक्र तो पीएम मोदी खुद खुले मंच से कर चुके हैं कि किस प्रकार दीदी बीते 12 सालों से उन्हें आम भेजने की परंपरा निभा रही है। इस बार भी ममता दीदी ने बंगाल से पीएम मोदी के लिए 4 किस्म के 4 किलो आम भिजवाए। भले ही राजनीतिक दृष्टि से ममता बनर्जी पीएम मोदी पर हमलावर रहती हो, लेकिन आम भेजना कभी नहीं भूलती हैं। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि निजी तौर पर उनके दीदी के साथ रिश्ते इतने मधुर हैं कि दुर्गा पूजा के मौके पर हर साल दीदी उनके लिए कुर्ता पजामा और मिठाई जरूर भिजवाती हैं और बकायदा कुर्तों का चयन वो खुद करती हैं। अब बात अगर दीदी के राजनीतिक सफलताओं की करें तो ब्राह्मण परिवार में जन्मी ममता बनर्जी महज 15 साल की उम्र में ही राजनीति में उतर आई, जो कि पिता स्वतंत्रता सेनानी थे। इस कारण मन में देश के लिए कुछ करने का जज्बा उनके खून में ही था। कांग्रेस पार्टी से उन्होंने भारतीय राजनीति में कदम रखा और फिर अलग अलग पदों पर रहकर अपने शानदार कामों से जनता का दिल जीता। 1999 में ही देश की पहली महिला रेल मंत्री बनने का गौरव उन्हें प्राप्त हुआ। 2004 में कोयला और खानों के केंद्रीय पद पर भी रही। और जब दीदी ने देखिए अपनी पार्टी बनाई, यानी कि तृणमूल कांग्रेस, तो 2011 में बंगाल की जनता ने दीदी को मौका दिया और अब तक बंगाल की कमान बंगाल की सी क्वीन के हाथों में है। अब बीते साल बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में भी पीएम मोदी के दम पर बीजेपी दीदी को हरा पाने में नाकाम रही और आज दीदी पीएम मोदी के हारने की भविष्यवाणी कर रही है। और ऐसे में क्या दीदी के भाग्य के सितारे उनका साथ दे पाएंगे? पीएम मोदी के आगे क्या दीदी टिक पाएंगी? इसको लेकर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर दीदी की कुंडली क्या कहती है, इसको लेकर प्रिंट मीडिया के हवाले से उनकी कुंडली का विश्लेषण क्या कहता है, आइए दिखाते हैं आपको। क्या ममता की कुंडली में है पीएम बनने का योग? ज्योतिष अनुसार ममता दीदी की मेष लगन की कुंडली है। मंगल प्रधान जातक बेहद ऊर्जावान और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करने वाले होते हैं। यही गुण ममता दीदी में साफ दिखाई देता है। उन्होंने 3 दशक से अधिक समय से राज्य पर काबिज वामपंथी शासन को उखाड़ दिया। लग्नेश मंगल लाभ भाव में विराजमान होकर उच्च के चंद्र पर दृष्टिपात कर रहा है, जिससे उनका मन बेहद मजबूत है। ऐसा जातक किसी भी कार्य को जब हाथ में लेता है तो वो उसे पूरा करके ही छोड़ता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये कि मंगल शनि की राशि में है और सप्तम भाव में शनि उच्च है। उस पर केतु की दृष्टि होने के कारण उन्हें परिवार और विवाह का सुख नहीं मिला। यहाँ शनि की पूरी ऊर्जा ममता दीदी के व्यक्तित्व में दिखाई देती है। मेष लगन में परम राजयोग कारक गुरु चौथे भाव में अपनी उच्च राशि में विराजमान है। वहीं उनका राशि स्वामी भी उच्च है और इस कारण उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त हुआ। वो चुनाव में भी विजय प्राप्त करती हैं। ऐसे जातकों को उसके घर हराना असंभव हो जाता है, क्योंकि चौथे भाव की ऊर्जा किसी बाहरी व्यक्ति को सफल नहीं होने देती है। यहाँ साझेदारी का कारक सप्तम भाव ठीक नहीं है। सप्तम का स्वामी शुक्र अष्टम भाव में मंगल की राशि में है, तो वहीं पाप करते योग में भी विराजमान है और इस कारण से उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, अकेले ही संगठन को मजबूत किया और राज्य की सीएम बनी। यहाँ अष्टम भाव का शुक्र ममता दीदी को सुख वैभव से दूर कर रहा है और इसलिए उनके पास थोड़ी ही संपत्ति है और वो साधारण महिला की तरह रहती हैं। अष्टम के शुक्र को ज्योतिष में साधना की तरफ ले जाने वाला भी कहा गया है और इसलिए ममता दीदी मां काली की परम भक्त भी है। कुंडली में सत्ता का कारक सूर्य भाग्य भाव में राहु के साथ ग्रहण योग में विराजमान है। ये इस बात का साफ संकेत है कि भाग्य से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यहाँ विराजमान सूर्य इनकी केंद्र सरकार से बनने नहीं देगा। वहीं उच्च पद पर विराजमान लोगों से मतभेद के भी संकेत हैं।
वाणी कारक बुध पर राहु केतु शनि का प्रभाव होने के कारण अपने ही बयानों से मुसीबत में फंस जाती है ममता दीदी। शनिदेव की दृष्टि शत्रु सूर्य पर होने के कारण इन्हें अपने राज्य के बाहर आशातीत सफलता नहीं मिल पाती है। वर्तमान में गुरु का गोचर द्वादश भाव में और शनि का गोचर दशम भाव में होने से इन्हें लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनकी कुंडली में गुरु बेहद बलवान है और इस कारण अब राज्य से बाहर निकलकर ये सक्रिय हो रही है। आने वाले चुनाव में पूरी संभावना है कि विपक्ष को लामबंद करने की पूरी रणनीति इन्हीं के द्वारा बनाई जाएगी। जहां तक बात पीएम पद की करें तो इनकी कुंडली को देखकर थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। उसके दो कारण हैं। पहला, सत्ता कारक सूर्य का ग्रहण योग में विराजमान होकर शनि की दृष्टि होना और दूसरा, सप्तम में विराजमान शनि पर केतु की दृष्टि होना। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संयोगियों को बनाए रखने के लिए इन्हें काफी समझौते करने होंगे, लेकिन उच्च का चंद्र ऐसा होने नहीं देगा। चौथे भाव में विराजमान उच्च का गुरु और दूसरे भाव में विराजमान उच्च का चंद्र इन्हें राज्य में विजय कराएगा, लेकिन दिल्ली ममता बनर्जी के लिए फिलहाल काफी दूर है। तो इस राजनीतिक खटास में दीदी के भेजे गए मीठे आम अपना काम करे या नहीं, लेकिन क्या पीएम मोदी के हारने की भविष्यवाणी सत्य साबित हो पाएगी ममता दीदी द्वारा? 23 जून को देखिए, नीतीश बाबू के गढ़ में विपक्ष दलों का जो जमावड़ा लगा, विपक्ष पार्टियों में एकजुटता दिखी, क्या यही ताकत मोदी रथ को थाम पाएगी? 2023 का बॉस आप किसे देखना चाहते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग